हेलो स्टूडेंट्स, मुद्रा बाज़ार में प्रचलित प्रपत्र। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि मुद्रा बाज़ार में जो संस्थाएं हैं वो अपनी मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किन साधनों का प्रयोग करती है। ये साधन किस तरह के प्रपत्र होते हैं, इनको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मुद्रा बाज़ार दो भागों में बटा हुआ होता है, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जहां मौद्रिक संस्थानों को किसी रेगुलेटरी बॉडी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे आरबीआई है, आरबीआई विभिन्न बैंकों को रेगुलेट करती है। आईआरडीए है, वो विभिन्न इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करती है। तो जब किन्हीं मौद्रिक संस्थानों के ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है तो ये संगठित क्षेत्र कहलाते हैं। और जब इन्हीं संस्थानों या व्यक्तियों के ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती तो वे असंगठित क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे साहूकार और महाजन, ये भी बैंकिंग का काम करते हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती, इसलिए ये असंगठित क्षेत्र के बैंकर्स कहलाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से साधन हैं जिसके थ्रू इस संगठित क्षेत्र में मनी की प्राप्ति की जाती है, मनी की मौद्रिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। यहाँ पर जो व्यापार और औद्योगिक फर्में हैं वो विभिन्न श्रेणियों में किन साधनों का उपयोग करते हैं मुद्रा की पूर्ति करने के लिए, अपने पैसों की पूर्ति करने के लिए। तो सबसे पहला देखते हैं कॉल मनी मार्केट। इसकी मांग मुख्यतः व्यापारिक बैंकों के द्वारा होती है। यहाँ उधार लेने और देने वाली क्रिया अत्यंत अल्प अवधि के लिए होती है। कोई भी व्यापारिक बैंक है तो यदि उसको पैसों की आवश्यकता हुई, जैसे उसकी कुछ रिज़र्व की आवश्यकताएं होती है, उन रिज़र्व आवश्यकताओं में कभी कमी हो गई तो उसकी पूर्ति करने के लिए एक व्यापारिक बैंक दूसरी व्यापारिक बैंक से उधार ले सकती है। तो जब ये उधार की अवधि 1 दिन से 14 दिन की होती है तो इसे कॉल मनी कहते हैं। मतलब 1 दिन की होती है तो कॉल मनी कहते हैं, और 1 दिन से जब अधिक हो जाती है इसकी अवधि तो इसे कॉल नोटिस कहते हैं। तो इतने जब शॉर्ट पीरियड के लिए व्यापारिक बैंक अपनी पैसों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए किसी दूसरी व्यापारिक बैंक से उधार लेती है तो इस तरह का जो मार्केट होता है वो कॉल मनी मार्केट कहलाता है। तो सामान्यतः इसकी जो रेट होती है उसे कॉल रेट कहते हैं, जिस दर पर कोई व्यापारिक बैंक दूसरी व्यापारिक बैंक से उधार लेता है एक रात के लिए या फिर 1 दिन के लिए, और 1 दिन से 14 दिन के लिए। पहले इसकी जो अवधि थी वो 1 दिन के लिए थी, इस उधार की अवधि 1 दिन के लिए थी, बाद में इसे बढ़ाकर 14 दिन तक के लिए कर दिया गया। तो जिस दर पर ये उधार लेती है उसे कॉल रेट कहते हैं या फिर ओवरनाइट रेट भी कहते हैं। कॉल मनी मार्केट में सभी इंस्टीट्यूशंस भाग नहीं ले सकते, कुछ को ही उधार लेने और देने दोनों की सुविधा होती है, और कुछ को केवल उधार देने की ही छूट होती है। 1 जुलाई 2011 को आरबीआई द्वारा निर्गत निर्देश के अनुसार इसमें 3 ही उधार देने वाले दोनों रूपों में भाग ले सकते हैं। मतलब उधार दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। ऐसे 3 ही तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें भाग लेते हैं। तो पहला है सारे कमर्शियल बैंक्स, केवल आरआरबीज को छोड़ के, सभी व्यापारिक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर। दूसरा है सारे कोऑपरेटिव बैंक्स भूमि विकास बैंक को छोड़कर। और तीसरा है प्राथमिक डीलर। प्राथमिक डीलर क्या होते हैं? ऐसे डीलर जो बाजार में निर्गमित हुई प्रतिभूति को पहली बार खरीदते हैं, वो प्राथमिक डीलर कहलाते हैं। गवर्नमेंट ने कोई प्रतिभूति मार्केट में रिलीज़ करी तो सबसे पहले उसको जो डीलर खरीदेगा, पहली बार जो खरीदेगा वो प्राथमिक डीलर होगा। फिर कॉल मनी मार्केट में प्रचलित होने वाली बाजार दर फंड की मांग और उसकी पूर्ति पर निर्भर करती है। सामान्यतः कॉल रेट में बहुत अधिक उच्चावचन होते हैं। जो कॉल मनी मार्केट होता है वो बहुत संवेदनशील मार्केट होता है, और इसके लिए डीएफएचआई तथा एसटीसीआई की स्थापना विशेष रूप से कॉल मनी मार्केट को नियंत्रित करने के लिए की गई है। डीएफएचआई होता है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, और एसटीसीआई होता है सिक्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो एक्चुअल में कॉल मनी मार्केट कैसे व्यवहार करते हैं? जब
एक कमर्शियल बैंक को दूसरे कमर्शियल बैंक से उधार लेने की ज़रूरत पड़ती है तो दोनों बैंक्स एक दूसरे से फ़ोन पे बात करते हैं। फ़ोन पे उधार की मात्रा और ब्याज की दर, इसका समझौता फ़ोन पे हो जाता है। मान लेते हैं दो कमर्शियल बैंक है, ए और बी। बी को उधार चाहिए ए से, तो फ़ोन पे दोनों बात करेंगे और ए जो है, जो उधार देने वाला है, ए फर्म उधार देने वाला है, बी फर्म उधार लेने वाला है। तो ए आरबीआई चेक लिखेगा बी के नाम। ये दोनों पहले ही बात करेंगे कि कितने पैसों की आवश्यकता है, कितना उधार देना है और किस दर पे देना है। फिर ए बी के नाम पर एक आरबीआई का चेक लिख देगा और बी इसको लेने के बाद एक उधारी रसीद ए को दे देगा। फिर जब इसकी परिपक्वता की अवधि आ जाएगी तो बी मूलधन और ब्याज के साथ एक आरबीआई चेक ए के नाम पर लिखेगा और ए को दे देगा। फिर ए जिसने उधारी रसीद रखी थी बी की, वो उसे वापस कर देगा। तो इस पूरे प्रोसेस को डीएफएचआई के माध्यम से करते हैं। सेकंड है ट्रेजरी बिल। भारत में 1917 में पहली बार निर्गत की गई थी। ट्रेजरी बिल अल्पावधि की प्रतिभूतियाँ होती है जिसके माध्यम से सरकार उधार लेती है। सरकार उधार लेती है, इसका मतलब सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी पैसों की आवश्यकता होती है। यदि उसके पास तरलता की कमी हो जाती है तो वो अपनी पैसों की आवश्यकता की पूर्ति कहाँ से करे, तो वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपने पैसों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहती है। तो इसके लिए उसके पास या तो उसकी आवश्यकता शॉर्ट टर्म की होगी या लॉन्ग टर्म की होगी। लॉन्ग टर्म की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसे कैपिटल मार्केट में जाना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम शॉर्ट टर्म लोन के लिए देखते हैं। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म मनी की रिक्वायरमेंट को पूरी की जाती है। गवर्नमेंट को जब शॉर्ट टर्म मनी की ज़रूरत पड़ती है तो वो फिनेंशियल मनी मार्केट में आती है। तो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उसका ये शॉर्ट टर्म की पैसों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। तो इस समय ये गवर्नमेंट क्या करती है, टी बिल्स या ट्रेजरी बिल इशू करती है। ये ट्रेजरी बिल कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन खरीद लेता है, इसके बदले में वो गवर्नमेंट को कैश दे देता है, जिससे इसकी गवर्नमेंट की कैश की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो ये जो ट्रेजरी बिल है इसका निर्गमन सरकार के लिए रिजर्व बैंक करता है और ये 5 प्रकार की हो सकती है। पहला है 14 दिन मध्यस्थ ट्रेजरी बिल, दूसरा 14 दिन नीलामी ट्रेजरी बिल, तीसरा 91 दिन ट्रेजरी बिल, चौथा 182 दिन ट्रेजरी बिल और पांचवा 364 दिन ट्रेजरी बिल। इसमें से ये जो दो है, 14 दिन मध्यस्थ ट्रेजरी बिल और 14 दिन नीलामी ट्रेजरी बिल, अब इनका उपयोग नहीं किया जाता। अब केवल 91 दिन, 182 दिन और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिल का उपयोग किया जाता है, यही प्रचलन में है अभी। फिर नेक्स्ट है जमा प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सीडी। ये 1989 में प्रचलन में आया। भारत के बैंकों के द्वारा अपने तत्कालीन धन की पूर्ति करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे जब गवर्नमेंट को पैसों की आवश्यकता होती है तो वो टी बिल्स इशू करती है, उसी तरह जब बैंक्स को पैसों की आवश्यकता होती है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी की आवश्यकता होती है, तो वो क्या करें, तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करती हैं। तो ये इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को वो किसी कमर्शियल बैंक को भी सेल कर सकती है या फिर इसे अपने ग्राहकों को भी सेल कर सकती है, उनके लिए भी इसे जारी कर सकती है। जैसे मान लो वो किसी ग्राहक के वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करती है, कोई ग्राहक है वो परचेस करना चाहता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो वो उस बैंक से उसे खरीद लेगा, उसके बदले में कैश बैंक को दे देगा और वो ट्रेजरी बिल, वो प्रपत्र रख लेगा। फिर जब उसे इस प्रपत्र से वापस अपनी मुद्रा चाहिए होगी तो ये वाला सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट वो लेकर जाएगा बैंक में, उसको मूलधन के साथ जो भी उसकी रेट होगी वो ब्याज के रूप में उसके साथ मिल जाएगी। तो बैंक इसे अपने ग्राहकों के लिए भी निश्चित अवधि के लिए जारी कर सकते हैं।
ये बाज़ार में भी ट्रेडेबल होता है, नेगोशिएबल होता है और ट्रेडेबल भी होता है बाज़ार में। 1993 में आरबीआई द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों को भी इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई है और इन संस्थानों द्वारा जारी की गई सीडीज की परिपक्वता की अवधि 1 से 3 साल की होती है, जबकि जो बैंक है इसे जारी करते हैं तो ये केवल 365 दिन के लिए जारी कर सकते हैं। मतलब व्यापारिक बैंक केवल 1 साल की अवधि के लिए सीडीज को जारी करते हैं और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के द्वारा जारी की गई सीडीज की परिपक्वता की अवधि 1 से 3 साल की होती है। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्यिक प्रपत्र, कमर्शियल पेपर, सीपी। ये 1990 में प्रचलन में आया। यह उसी फर्म द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो तथा जिनकी वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ रुपए से कम न हो। वाणिज्यिक प्रपत्र जो होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि टी बिल गवर्नमेंट अपनी नकदी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जारी करता है। जमा प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कोई भी बैंक अपनी नकदी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करता है। ये वाणिज्यिक प्रपत्र कारपोरेट सेक्टर अपनी नकदी की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जारी करता है। कारपोरेट सेक्टर की कोई भी फर्म है, यदि उनको पैसों की आवश्यकता होती है तो ये कमर्शियल पेपर जारी कर सकते हैं, जिसको कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी अदर फर्म खरीद सकता है। तो ये लेकिन जारी करने का अधिकार सभी फर्मों को नहीं होता। ये सिर्फ इसका अधिकार केवल उन्हीं फर्मों को होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। सेबी के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में जो सूचीबद्ध हो वही फर्में इसको जारी कर सकती है। और दूसरी, इसके लिए दूसरा कंपल्शन है कि इनका वर्किंग कैपिटल कम से कम 5 करोड़ रुपए हो। वर्किंग कैपिटल का मतलब, जब कोई फर्म इस्टेब्लिश होती है, इस्टेब्लिश होने के लिए उसे कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, पर इस्टेब्लिश होने के बाद भी फर्म को रन करना है ना, तो वो रन करने के लिए जो कैपिटल की आवश्यकता होती है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो जो फर्म स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो और साथ में उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो कम से कम 5 करोड़ रुपए हो, तब वो कमर्शियल पेपर जारी कर सकती है। इसको जारी करने वाली कंपनियों को आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी साख श्रेणी एजेंसी से साख प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं वाणिज्यिक बिल। वाणिज्यिक बिल क्या होता है? ये 1990 में लाया गया और इसका इस्तेमाल अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों, वित्तीय कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, मर्चेंट बैंकों, सहकारी बैंकों तथा म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा ये जारी किया जाता है। तो ये जो कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बिल है, ये कैसा होता है? इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि मान लो ए और बी दो लोग हैं, दो ट्रेडर्स हैं, एक इंडिविजुअल है या एक ट्रेडर है, ऐसा मान लेते हैं कि एक इंडिविजुअल है और एक बी एक ट्रेडर है। तो ए ने बी से कुछ सामान खरीदा, मान लो 2000 रुपये का सामान खरीदा। अब सामान खरीदने के बाद उसने ये बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपके पैसे बाद में दे दूंगा, अभी मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं है। तो बी ने कहा ठीक है। अब बी को भी आवश्यकता पड़ गई पैसों की, और वो ए से तो ले नहीं सकता क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो बी अपने पैसों की आवश्यकता को की पूर्ति कैसे करेगा? तो वो एक कमर्शियल बिल या ट्रेड बिल जनरेट करेगा। ये ट्रेड बिल वो किसी भी कमर्शियल बैंक के पास लेकर जाएगा। ये 2000 रुपये का वो ट्रेड बिल बनाएगा, इसे लेकर जाएगा। फिर वो कमर्शियल बैंक इसके बिहाफ में उस ट्रेडर को पैसे देगा, पर इसमें वो बट्टा काटेगा। बट्टा काटेगा मीन्स यदि 2000 रुपये का ट्रेड बिल है तो यदि 10% बट्टा है तो 200 रुपये काट कर वो कमर्शियल बैंक 1800 रुपये बी को दे देगा, जिससे उसकी तुरंत नकदी की समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तो उसको मिल गए पैसे, अब वो जो कमर्शियल बैंक है इसे हमेशा अपने पास नहीं रखा रहेगा, इसको वापस ले जाना पड़ेगा। या तो बी से वापस ले जा सकता है या फिर ए वापस ले जा सकता है। तो जब भी बी ये ट्रेड बिल अपने पास वापस लेकर आएगा तो उसको 2000 रुपये देने पड़ेंगे, उस बैंक को 2000 रुपये देने पड़ेंगे, तब वो अपना ट्रेड बिल वापस ला सकता है। या फिर जो बैंक है वो डायरेक्टली ए से इसकी वसूली कर सकता है, ए को वो ट्रेड बिल देगा और 2000 रुपये ए से ले लेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में फ़ायदा किसका होगा? कमर्शियल बैंक का, जो ट्रेड बिल रख रहा है।
नेक्स्ट देखते हैं मुद्रा बाजार म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड। ये 1992 में प्रचलन में आया। लघु अवधि निवेश के उद्देश्य से शुरुआत में कुछ सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों तथा यूटीआई को ही इसमें प्रवेश करने की अनुमति थी, परंतु अब प्रतिष्ठित तथा बेहतर वित्तीय स्थिति एवं साख वाले बैंकों, वित्तीय संस्थानों, कंपनियों को भी प्रवेश की अनुमति है। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है कि आप जब अपने पूरे पैसे किसी एक ही जगह इन्वेस्ट करते हैं, बहुत बड़ी फर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर अपना कुछ एस्टैब्लिश करने के लिए वहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यदि वो डूब जाता है तो आपका यदि वो उसमें बढ़त नहीं हुई, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, यदि वो लॉस में चली गई कंपनी, तो आपके पूरे पैसे एक साथ डूब जाएंगे। इसके बदले क्या किया जाता है, म्यूचुअली फंड को स्पेंड किया जाता है, उनको इन्वेस्ट म्यूचुअली किया जाता है, मतलब बहुत सारे फर्म में थोड़े थोड़े पैसे लगाए जाते हैं। तो यदि आप देख रहे हो कि कोई एक फर्म लॉस में जा रही है, तो आप वहाँ पे अपने पैसे जितने लगाए उसको निकालो। जहाँ पे फर्म लॉस में नहीं जा रही है, जहाँ प्रॉफिट गेन कर रही है, वहाँ पर अपने पैसे रहने दो। यदि सभी फर्में लॉस में जा रही है तो आप सभी फर्मों से अलग अलग पैसे निकालो। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको लॉस एक साथ बहुत बड़ी मात्रा में नहीं होता है। यदि आपको लॉस दिखाई दे रहा होता है, एक फर्म में लॉस हो रहा है, तो आप दूसरे फर्म में कुछ पैसे आपके दूसरे फर्म में जहाँ पर आप प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड ये है कि पैसे को एक साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करके म्यूचुअली छोटे छोटे टुकड़ों में इन्वेस्ट करना, ये म्यूचुअल फंड का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर मार्च 2000 के बाद इसके नियमन का जिम्मा आरबीआई के साथ साथ सेबी को भी दे दिया गया। पहले जो म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट जो आया था वो पहले आया था मुद्रा बाजार में, फिर बाद में इसे पूंजी बाजार में भी व्यापार करने की छूट मिल गई। तो इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी आरबीआई के साथ साथ सेबी भी है। फिर नेक्स्ट है मर्चेंट बैंकिंग। तो मर्चेंट बैंकर्स उद्यमियों तथा निवेशकों के बीच काम करने वाले वित्तीय मध्यस्थ है। कोई भी बैंक मर्चेंट बैंक तब तक नहीं हो सकता जब तक उसने सेबी से पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त न कर लिया हो। तो ये हो गया सारा प्रपत्र जो मुद्रा बाजार में उपयोग किए जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।